जय हिंद सभी को। तो साथियों, आज से हम यूट्यूब पर केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री फाउंडेशन बैच, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहेगी। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हैं, उन सभी के लिए ये उपयोगी रहेगी। तो केमिस्ट्री को की क्लास है जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ पर? यूट्यूब पर। तो चलो समझते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बात करें कि केमिस्ट्री को अपन हिंदी में कहते हैं रसायन शास्त्र। क्या कहते हैं साथियों? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, अब अपन बात करते हैं कि रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के फादर किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो लैवोइजियर को कहते हैं। क्या कहते हैं? किसे कहते हैं साथियों? तो फादर ऑफ केमिस्ट्री लैवोइजियर को कहते हैं। लैवोइजियर ने ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो लैवोइजियर ने दिया था। तो केमिस्ट्री के फादर किन्हें कहते हैं? तो फादर ऑफ केमिस्ट्री के पिता अपन कहते हैं लैवोइजियर को। लैवोइजियर ने ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। अब अपन बात करते हैं रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो रसायन शास्त्र है ना, तो रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में पाए जाने वाली मिट्टी, मिस्र के एक स्थान है कीमिया, वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है कैमी। उस काली मिट्टी को कहते हैं कैमी। उसी से केमिस्ट्री का शब्द उत्पत्ति हुई है। तो रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र के एक स्थान है कीमिया, वहाँ पर पाई जाती है काली मिट्टी। उस काली मिट्टी को कहते हैं कैमी। उसी काली मिट्टी, बोले तो कैमी, से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के पिता किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उनके पिता ओटो हन को कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों? ओटो हन को कहते हैं। तो अपन ने पढ़ लिया है कि रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में एक स्थान है कीमिया, वहाँ पर मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी। उस काली मिट्टी को कहते हैं कैमी। उसी कैमी शब्द से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब अपन बात करते हैं कि केमिस्ट्री के पिता किन्हें कहते हैं। तो केमिस्ट्री के जो पिता हैं वो अपन लैवोइजियर को कहते हैं। लैवोइजियर ने ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। क्या साथियों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। अब बात करते हैं कि फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री किन्हें कहते हैं, पिता किन्हें कहते हैं। तो वो कहते हैं ओटो हॉन। किसे कहते हैं साथियों? ओटो हॉन को कहते हैं। और फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो लैवोइजियर को कहते हैं। आगे समझते हैं। आगे अपना चैप्टर पहला डाल लीजिए। क्या है? तो पहला चैप्टर है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति, और उसको अपन कहते हैं द नेचर ऑफ मैटर। द नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की प्रकृति। चैप्टर पहला डालिए पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति, मैटर। सबसे पहले हेडिंग डालिए पदार्थ। पदार्थ इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। अब मैटर किसे कहते हैं? अब वो मैटर नहीं कि हम तुम्हारे मैटर में पढ़ रहे, तुम उसके मैटर में क्यों पढ़ रहे हो। वो मैटर अलग है, ये मैटर अलग है। पदार्थ, पदार्थ को ही एक और कह सकते हैं अपन, क्या? द्रव्य। क्या साथियों? द्रव्य। अब कई लोगों को कंफ्यूजन होता है इस द्रव्य में और इस द्रव्य में। तो दोस्तों, आपको ये कंफ्यूजन है
वो मैं आपको दूर कर देता हूँ। जब आपको द्रव्य दिख जाए, क्या साथियों, द्रव्य, तो समझ लेना कि वस्तु की बात हो रही है। और जब ये द्रव्य दिख जाए, द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड जो जैसे कि पानी। तो ये द्रव्य और ये द्रव्य बराबर नहीं है, बोले तो ये कभी भी समान नहीं है। कई बार हम समझ लेते हैं कि द्रव्य लिखा तो इसका मतलब लिक्विड होता है, इस द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, और इस द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड, तरल पदार्थ, जैसे कि पानी, तेल, घी, ये सभी क्या होते हैं, द्रव्य होते हैं, द्रव्य। और द्रव्य होते हैं पदार्थ, जैसे कि पानी एक पदार्थ है, पेट्रोल एक पदार्थ है, उसकी जो अवस्था कैसी है, उसकी जो अवस्था है वो है द्रव। तो इस तरीके से अपन को याद रखना कि कभी भी द्रव और द्रव्य अलग नहीं, एक समान नहीं हो सकते। अब अपन समझते हैं पदार्थ या अपन कहिए द्रव्य। द्रव्य तो सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरे पदार्थ कहलाती हैं। तो इसमें से क्या साथियों, इसमें से द्रव्यमान भी होना चाहिए उस वस्तु में, और वो कुछ स्थान भी या जगह भी ले, तो उसको अपन कहते हैं पदार्थ। जैसे कि ईंट, हवा, पानी, कोयला, लकड़ी, कपड़ा, जेसीबी, ट्रैक्टर, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, झरना, ये सभी क्या होते हैं, पदार्थ। पदार्थ बोले तो जिनमें द्रव्यमान हो और स्थान को घेरे, वो सभी क्या होते हैं पदार्थ। बोले तो द्रव्य होता है मैटर। इतना आपको समझ में आ गया होगा साथियों। अपन चलते अगले, आगे चलते हैं तो पदार्थों का वर्गीकरण देखते हैं। क्या साथियों, पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण बोले तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, हेडिंग डालिए पदार्थों का वर्गीकरण। हम पदार्थ को कैसे बांटते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण हेडिंग डालिए और वहाँ पर लिखिए पदार्थ। पदार्थ दो तरीके के होते हैं, एक अपन बांट सकते हैं दो तरीके से, एक होता है भौतिक वर्गीकरण कर सकते हैं, एक अपन रासायनिक वर्गीकरण कर सकते हैं। भौतिक तरीके से और रासायनिक तरीके से। भौतिकी का जो भौतिक वर्गीकरण बोले तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, और रासायनिक वर्गीकरण बोले तो केमिकल क्लासिफिकेशन। भौतिक वर्गीकरण को देखते हैं पहले, तो पदार्थों को भौतिक रूप से किस तरीके से बांटा हुआ है। भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण की बात की जाए तो भौतिक वर्गीकरण को तीन तरीके से बांटा है, ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस, द्रव्य, गैस। तो कभी भी अपन पदार्थ की अवस्थाएं बोले तो पांच होती हैं, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो ये सभी क्या होती हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्था होती हैं। भौतिकी के तरीके से वर्गीकरण किया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टीन, कंडेंसेट। वो चौथी और पांचवी अवस्था होती हैं पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। तो भौतिक तरीके से तो अपन ने कितने भागों में बांट दिया, मुख्य रूप से तीन, और वैसे पांच। पांच कौन कौन से, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो अपन ने देख लिया है कि भौतिक वर्गीकरण कितना है, तीन। पांच होता है, तीन अपन ने मुख्य होता है, ठोस, द्रव्य, गैस। अपन देखते हैं रासायनिक तरीके से। रासायनिक तरीके से बात की जाए तो ये दो प्रकार से बांटा है इसको। रासायनिक को फिर से दो तरीके से वर्गीकरण किया गया, एक तो शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण, अशुद्ध नहीं मिश्रण, जिसमें कुछ अशुद्धि मिला दी हो, एक दूसरी वस्तुओं का क्या हो, मिश्रण हो। तो पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण को समझते हैं। पहले समझते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ फिर से दो भागों में बटा हुआ है। शुद्ध पदार्थ फिर से दो भागों में बटा हुआ है, कौन कौन से, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक।
तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं, और यौगिक वे होते हैं जिनका एक सिंपल क्या होता है, फार्मूला होता है। जैसे कि इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। प्रकृति में जितने भी जो तत्व पाए जाते हैं वो हैं 108। वो जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियोन, आर्गन, कार्बन, जिनो, ये सभी के होते हैं 118 तत्व हैं। आवर्त सारणी में जितने भी जो तत्व हैं वो सभी 118 तत्व, वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट, वो शुद्ध पदार्थ। उन्हीं में से एक होता है यौगिक। यौगिक क्या हो जाता है, तो इनका क्या हो जाता है, एक निश्चित फार्मूला हो जाता है, निश्चित फार्मूला हो जाता है। जैसे कि इधर क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये क्या होते हैं, तत्व। जब हम इनको मिला देते हैं तो बन जाता है H2O। H2O क्या होता है, इसका जो नाम होता है पानी, बोले तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो पानी क्या हो गया, एक यौगिक हो गया। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन भग लिया तो एक सभी क्या हो जाए, अलग अलग होते हैं तो तत्व। जब उनको एक निश्चित फार्मूला बोले तो उनको एक निश्चित में एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो जल का अनुपात होता है वो होता है अनुपात 2:1, 2:1। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है इसमें 2, और ऑक्सीजन की कितनी मात्रा 1, तो इसमें निश्चित अनुपात है, हाँ है। अपन ऐसे तो नहीं कर सकते हैं कि हाइड्रोजन को 3 ले लिया और ऑक्सीजन को 2 ले लिया, तो ये क्या हो जाता है, नहीं हो सकता ऐसा। तो इनका क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। तो एक और तत्व समझ लिया अपन ने कि तत्व क्या होते हैं। तत्व वे होते हैं जिनका कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं होता है, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्व होते हैं। जैसे कि H2O, ये क्या हो गया, यौगिक, और वो जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इनसे मिलकर बनता है क्या, जल। तो ये सभी तत्व होते हैं, जब अलग अलग होते हैं तो हो जाता है तत्व। जब इनको मिलाते हैं एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात बोले तो 2:1 है, इनको मिलाते हैं, हाइड्रोजन को 2 में मिलाया, ऑक्सीजन को 1, और हाइड्रोजन की 2 मात्रा मिलाई, ऑक्सीजन की 1 मात्रा, तो बन जाता है जल। तो इस तरीके से तत्व से मिलकर क्या बनता है, यौगिक। तो इतना बात समझ में आ गया होगा साथियों अपन को। अब इन्हीं तत्व में से 3 तरीके से अपन ने फिर से बांटा है, तत्व, धातु, अधातु, उपधातु। तो जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें अपन तत्व पढ़ेंगे। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। धातु बोले तो कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं, वे तत्व होते हैं जैसे कि जिनमें से विद्युत धारा का क्या हो जाता है, प्रवाह हो जाता है। जैसे उसमें से लाइट क्या हो जाए, चली जाए, वो सभी क्या होते हैं, तत्व। तत्व वे होते हैं जो चालक, विद्युत के क्या होते हैं, चालक, विद्युत के क्या होते हैं, चालक। अधातु क्या होते हैं, अधातु बोले तो नॉन कंडक्टर, या इसको कहिए इंसुलेटर। इनमें से क्या होता है कि विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। अधातु, नन मेटल वे होते हैं जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। और उपधातु, तीसरा होता है उपधातु। उपधातु वे होता है जिनमें से तनी क्या, थोड़ा थोड़ा करंट प्रवाह होता है या लाइट गुजरती है, तो वे हो जाते हैं उपधातु। तत्व कितने, 3, धातु, अधातु, उपधातु। धातु बोले तो कंडक्टर जिनमें से करंट चली जाती है, विद्युत चली जाती है। अधातु नॉन मेटल वे जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, अधातु कहलाते हैं। उपधातु जिनमें से जो चालक है ना, वो विद्युत है ना, विद्युत तनी बोले तो थोड़ी थोड़ी प्रवाहित होती है, वो कहलाते हैं उपधातु। जैसे अपन बात कर लेते हैं धातु, अधातु, उपधातु। धातु में वैसे जैसे अपन ले लिए लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, चांदी, तांबा, ये सभी क्या होते हैं, और सभी कितने और भी हैं इसमें तरीके, जितनी भी जो धातु हैं उनमें से ये सभी
विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अधातु, अधातु की बात की जाए तो लकड़ी है, कागज़ है, ये सभी क्या होते हैं जिनमें से, जैसे कि कुछ अधातु भी है जैसे कि ब्रोमीन है, कार्बन है और जो हीरा है, ये सभी क्या होते हैं, अधातु होती हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। उपधातु, उपधातु में से जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सभी क्या होते हैं, उपधातु होती हैं। इनमें से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करंट प्रवाह होता है। जैसे अपन ने पढ़ा होगा या सुना होगा कि जो कंप्यूटर की चिप है या मेमोरी की जो चिप होती है वो यानी कि सिल्वर की लगी होती है, और सॉरी सिल्वर का क्यों, सिलिकॉन की लगी होती है, सिलिकॉन की लगी होती है। वो क्या होता है, सिलिकॉन क्या होता है, अधातु होता है जिनमें से थोड़ी कम मात्रा में करंट प्रवाहित होता है। जितनी भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं जैसे कि कंप्यूटर हो गया, जो मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनमें सभी में क्या होता है, उपधातु का उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा किया जाता है सिलिकॉन का, ऐसा ही। अपन ने तत्व देख लिया, अब देख लिया यौगिक। यौगिक अपन ने देख लिया जिसका निश्चित अनुपात होता है, जैसे कि H2O, इसका एक निश्चित अनुपात होता है H2O। अब ये दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो होता है कार्बनिक, एक हो सकता है अकार्बनिक। कार्बनिक अकार्बनिक को सीधा सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि कार्बनिक तो वे होते हैं जिनमें कार्बन प्रयोग होता है, जैसे कि CO2, H2O, C6H12O6, और लीजिए NH4Cl, NaCl। तो इसमें से आप मुझे बताइए कौन सा कार्बनिक है और कौन सा अकार्बनिक है। कार्बनिक में मतलब कार्बन की पाई जाती है, इसमें कार्बन उपस्थित होता है। अकार्बनिक यौगिक में कार्बन अनुपस्थित होता है। तो इनमें से समय बताइए कौन सा कार्बनिक है कौन सा अकार्बनिक है। जैसे बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन है, हाँ है, तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, कार्बनिक यौगिक में। और इसका निश्चित फॉर्मूला है CO2, कार्बन का मात्रा अनुपात 1 और ऑक्सीजन का अनुपात 2, तो ये इसका निश्चित अनुपात भी है। तो ये क्या हो गया, कार्बनिक, कार्बन हो गया, कार्बन है तो कार्बनिक हो गया, और निश्चित अनुपात है तो हो जाता है यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक। और इसमें से अपन बात करते हैं क्या, और अपन इसमें से बात करते हैं, एक होता है H2O। H2O इसमें से H2O में कार्बन दिख रहा है क्या, तो कार्बन नहीं है, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, अकार्बनिक यौगिक। C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज कार्बन की मात्रा इसमें है, हाँ है, तो ये किस में जाएगा, कार्बनिक यौगिक में। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, तो इसमें कार्बन दिख रहा है क्या, कहीं नहीं, तो ये किस में जाएगा, अकार्बनिक में। NaCl इसमें NaCl, इसमें जो Cl है वो C अलग नहीं है, Cl को अपन कहते हैं क्लोरीन, Cl को अपन क्या कहते हैं, क्लोरीन, परमाणु क्रमांक 17 होता है। NaCl को अपन बोलते हैं नमक, तो इसमें कार्बन है क्या, नहीं है, तो ये किस में जाएगा, अकार्बनिक यौगिक में। किस में जाएगा, अकार्बनिक यौगिक में। तो इस तरीके से हमने यौगिक को भी कितने भागों में बांटा है, यौगिक को भी 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक वे पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है, अकार्बनिक यौगिक वे होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा उपस्थित नहीं होती है। अब अपन बात करते हैं क्या, अपन ने शुद्ध पदार्थ देख लिए, अब अपन देखते हैं शुद्ध पदार्थ, और अपन देखते हैं अपन एक होता है मिश्रण। क्या होता है साथियों, मिश्रण। मिश्रण अपन ने देखा होगा, मिक्सचर, तो ये तो अपन सभी जानते हैं, मिश्रण मिक्सचर तो आप सभी जानते होंगे कि मिश्रण जिसमें कुछ मिलावट होती है, जैसे कि तेल में अपन ने क्या डाल दिया, घी डाल दिया, या दूध में पानी डाल दिया, तो ये सभी क्या होते हैं, मिश्रण। अब मिश्रण को समझना अपन के 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है असमांगी मिश्रण, या बोले तो विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वे होते हैं जिनके कणों को हम नहीं देख सकते हैं। जैसे कि अपन ने लिया पानी, अब पानी में क्या डाल दिया अपन ने डाल दिया शक्कर,
पानी प्लस शक्कर, अपन ने इसमें शक्कर घोल दी है, शक्कर घोल दी। तो अब जैसे अपन पानी में शक्कर को घोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पानी शक्कर शक्कर है वो पानी में घुल जाएगी। शक्कर पानी में घुल जाएगी तो क्या फिर हम ऐसे शक्कर को अपन नंगी आंखों से देख सकते हैं क्या, या किसी भी यंत्र के द्वारा देख सकते हैं क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो इसमें क्या होगा कि समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिनके कणों को हम नहीं देख सकते हैं। जैसे कि अपन ने इसमें पानी है और इसमें अपन को शक्कर है, तो शक्कर तो इसमें समाहित हो गई ना, पानी तो अपन को दिख रहा है कि पानी है, लेकिन उसको अपन जब तक अपन पियेंगे नहीं, स्वाद नहीं लेंगे, तो अपन को पता चलेगा कि इसमें शक्कर है या नमक है। अपन कह देते इसमें, अपन ने गिलास रख दिया दो, एक में रख दिया शक्कर, शक्कर मिला के रख दिया जो अच्छी तरीके से घुल चुकी हो, और एक में रख दिया नमक और वो अच्छे तरीके से घुल गया हो। तो क्या हम देख कर ये पता कर सकते हैं कि कौन में पानी में शक्कर मिला है, कौन में पानी में नमक मिला है? नहीं। तो वो क्या होती है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं या किसी भी यंत्र के द्वारा नहीं देख सकते हैं। वो सभी क्या होते हैं, मिश्रण। जैसे कि विलयन और हवा। विलयन सभी प्रकार के विलयन, जैसे कि पानी शक्कर का विलयन, पानी नमक का विलयन, और भी कई तरीके के विलयन हो सकते हैं। और जैसे कि पानी या दूध में विलयन, पानी को दूध में डाल देंगे तो क्या अपन देख सकते हैं कि इसमें पानी डाला है, अपन को तो दूध ही नजर आएगा ना। तो इस तरीके से होता है। और हवा, हवा में कितनी सारी गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी क्या होती हैं, हवा का मिश्रण है। हवा में क्या देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन जा रहा है, ये हाइड्रोजन जा रहा है, इनको पकड़ को केवल हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे। तो इस तरीके से क्या अपन इसको अलग अलग कर सकते हैं? नहीं। तो जिनको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, या इसको अपन जिनके जो मिश्रण है वो नहीं देख सकते अपन, तो वो कहलाता है समांगी मिश्रण। एक होता है असमांगी मिश्रण। असमांगी मिश्रण देखते हैं अपन, जैसे कि अपन ने कहा पानी है, अब अपन ने क्या डाल दिया, पानी में क्या डाल दिया अपन ने, पानी में कुछ ऐसा, कुछ में क्या मिलाए, पानी में अपन ने मान के चलिए आलू उबालने के लिए रख दिए। आलू आलू अपन ने उबालने के लिए रखा। आप आलू को कितनी भी सीटी मारो, कितनी भी सीटी मारो, इतनी सीटी मारो कि पानी पूरा उड़ जाए, फिर भी क्या होगा, आलू दिखाएगा उसमें, पानी उड़ जाएगा, फिर पानी बचेगा कहाँ से, केवल आलू बचेगा। तो इतना देना है कि आलू को जितना अपन पी सके, जितना पी सके तो उतना पीस दो, लेकिन पानी में मिलाएंगे तो अपन आलू को अलग देख सकते हैं और पानी को अलग देख सकते हैं। तो जिनको हम अलग अलग देख सकते हैं वो क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण। मिश्रण तो है पानी का और आलू का। उसी तरीके से अपन देख सकते हैं चना की दाल है और मसूर की दाल देख सकते हैं। चना की दाल होती है वो बड़ी बड़ी होती है और पीले कलर की होती है, और इसमें अपन ने क्या मिला दिया, इसमें अपन ने मिला दिया क्या, मसूर की दाल। मसूर की दाल हल्की होती है और कैसी होती है, थोड़ी गुलाबी टाइप की होती है, पिंक। तो इस तरीके से मिला दी। तो ये मिश्रण हुआ किस किस का, तो यानी कि जो चना की दाल और मसूर की दाल। तो इसको अपन देख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो हाँ, हम इसको छानने के द्वारा या बीन कर या किसी भी यंत्र के द्वारा इसको अपन अलग कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है विषमांगी मिश्रण। बोले तो निलंबन कोलाइड। निलंबन और कोलाइड जिनको अपन आगे अगली क्लास में देखेंगे। तो निलंबन और कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है जो इसको अपन को याद करना है। अब अपन बात करते हैं ठोस। ठोस अपन ने क्या देखा है, अपन ने पढ़ा था पदार्थ दो प्रकार से बांटा, भौतिक और रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर ठोस द्रव्य गैस प्लाज्मा बोसोनिटी कंडेंसेट पढ़ा था, तो उसमें से आता है ठोस। ठोस पढ़ा है तो ठोस को अपन देखते हैं आयतन और आकार निश्चित होता है। ठोस किससे कहते हैं, तो ठोस उसे कहते हैं जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है। आयतन का मतलब होता है जैसे कि अपन ने लिया क्या, 5 का सिक्का लिया, 5 का सिक्का लिया, अब इसको अपन क्या है, 5 का अपन ने क्या किया, क्वाने लिया। जब अपन 5 का क्वाने लेते हैं, अब इसको या आप चाहे एक गिलास में रखो, या चाहे आप इसको किसी कहीं पे भी रखो, कटोरी में रखो, गिलास में रखो, पॉकेट में रखो, कहीं पे भी रखो, तो ये अपना आकार है। आकार कितना लेगा, आकार इसका निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। ये तो है ना कि इसको अपन ने गिलास में रखा तो पूरे गिलास में फैल गया,
कटोरी में रखा तो कटोरी में ही फैल गया, बाहर छोड़ा तो इस तरीके से पूरी वायुमंडल में फैल गया। ये ऐसा तो है नहीं, तो इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। पूर्णतः असंपीड्य होता है, बोले तो जो होता है इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल असंपीड्य का मतलब होता है इसको अपन कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस बोले तो अपन इसको दबाएंगे या इसको पिचकाएंगे तो इसको अपन पिचका नहीं सकते हैं। अब ये तो है नहीं कि साहब अपन ने क्या किया, नीचे कोने रख दिया और ऊपर से ट्रेन गुजार दी, तो ये क्या हुआ, पिचक जाएगा। तो इस तरीके से कंप्रेस का मतलब होता है जब अपन उसको इतनी देते हैं, इतनी मात्रा की ज़्यादा से उतनी जितनी उसकी जो संपीड्यता का गुण होता है उससे अपन ज़्यादा ना देकर उसको उतने से उतने के बराबर उससे कम देते हैं तो वो यानी कि संपीड्य यानी कि कंप्रेस नहीं होता है, तो वो कहलाता है असंपीड्य। जैसे कि लकड़ी, कोयला, ईंट, जितने भी जो अपन ठोस पदार्थ देखते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, कागज है, कपड़ा है, ये सभी क्या होती हैं, यानी कि ठोस पदार्थ होती हैं। यहाँ पे संपीड्य की परिभाषा भी लिख दी है कंप्रेसिबिलिटी की, कि दबाव डालकर आयतन में परिवर्तन होने वाले गुण को ही संपीड्यता कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा संपीड्यता किसकी होती है, गैस की, फिर द्रव्य की, फिर ठोस की। गैस को अपन क्या कर सकते हैं, इतने बड़े यानी कि छोटा सा क्या होता है, गैस सिलेंडर होता है, उसमें अपन 15 लीटर गैस को भर देते हैं। गैस जब अपन उसको अपन वायुमंडल में छोड़ेंगे तो वो कितनी दूर फैल जाएगी, बहुत दूर फैल जाएगी। तो उसको अपन क्या करते हैं, कंप्रेस करके, पिचका करके अपन क्या करते हैं, यानी कि चपा करके क्या करते हैं, उसमें गैस अपने गैस सिलेंडर में भरते हैं। तो क्या हो जाता है कि गैस में कंप्रेसिबल यानी कि कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड्यता का गुण सबसे अधिक होता है। द्रव्य को अपन थोड़ा से भी पिच कर सकते हैं लेकिन ठोस को बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, ठोस पदार्थ अपन ने देख लिया। एक होता है द्रव्य। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, बोले तो परिवर्तनशील होता है। जैसे कि अपन ने एक गिलास लिया और उस गिलास में अपन ने पानी रखा, तो उस पानी ने क्या किया, ये अपन ने लिया, जैसे मान के चलिए 1 लीटर पानी लिया। 1 लीटर पानी को अपन ने कहाँ रखा, 1 लीटर पानी को अपन ने रखा गिलास में। थोड़ा 1 लीटर मान के चलिए 1 लीटर में ही रखा। 1 लीटर में रखा तो उसने क्या किया, लीटर का आकार ले लिया। जैसा लीटर है वैसा ही उसने आकार ले लिया। अब अपन ने उसको निकाल कर कहाँ पे रख दिया, उसको निकाल कर अपन ने बाल्टी में रख दिया। तो बाल्टी का शेप जैसा होता है उसने बाल्टी का शेप ले लिया, बोले तो आकार ले लिया। अब अपन ने किस में रख दिया, भगोनिया में रख दिया। तो ये क्या हुआ, उसने भगोनिया का जो शेप है, आकार है, वो ले लिया। तो इस तरीके से जो द्रव्य होता है, द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता, बोले तो परिवर्तनशील होता है। जैसे भी जो वस्तु में अपन इसको रखेंगे उसका ही रूप आकार ले लेगा। आकार, लेकिन आयतन तो निश्चित होता है। इसकी जो मात्रा वो 1 लीटर है तो 1 मिलीलीटर ही इसकी स्थान घेरेगा, जितना 1 लीटर घेर सकता है उतना ही घेरेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार परिवर्तनशील होता है। जैसे कि दूध है, पानी है, रक्त है, स्याही है, अल्कोहल है, etc। जो जो रक्त होता है वो हमारा एक तरह संयोजी ऊतक होता है जिसको अपन अलग पढ़ेंगे, कोलॉइड में भी आता है इस तरीके से। अब अपन बात करते हैं गैस। गैस आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, वो कहलाती है गैस। एग्जाम्पल नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, CH4, बोले तो मीथेन, LPG गैस, CNG गैस, ये सभी क्या होती हैं, गैस होती हैं। गैस का आकार का मतलब, आयतन का मतलब समझते हैं, आकार का मतलब समझिए। तो अपन ने लिया, मान के चलिए 1 लीटर अपन ने क्या लिया, गैस ली। अब उस 1 लीटर गैस को अपन ने क्या किया, एक थोड़ी सी बोतल है उस बोतल में डाली, तो उसने उस बोतल में पूरी बोतल में गैस फैल जाती है। ये तो है ना कि बोतल की पूरी नीचे जमा हो जाएगी। और अपन ने उस 1 लीटर जो गैस है उसको अपन ने किसी और कुछ बर्तन में रखा, तो वो क्या हो जाएगा, पूरी बर्तन में फैल जाएगी, तो उसका आयतन अलग हो गया। और अपन ने रखा 1 लीटर गैस को 15 लीटर के गैस सिलेंडर में रखा, तो क्या हो जाएगा, वो पूरे 15 लीटर के गैस सिलेंडर में फैल जाएगी। ये तो है ना कि वो नीचे बैठ जाएगी, नहीं, तो इसका आयतन क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। और आकार भी, आकार जैसे बर्तन में हम रखेंगे उसी तरीके से आकार ले लेगी। तो इसका मतलब हुआ कि गैस का ना ही आयतन और ना ही आकार कोई भी निश्चित नहीं होता है।
अनिश्चित होता है। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया। अब अपन देखते हैं यहाँ से कुछ, यानी कि जो घनत्व होता है, डेंसिटी, आणविक आकर्षण बल होता है, अंतराणविक स्थान होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और यहाँ पे संपीड़ितता, कंप्रेसिबिलिटी, गतिज ऊर्जा, और विसरण, डिफ्यूजन। तो घनत्व होता है, घनत्व सबसे ज़्यादा क्या होता है, किसमें होता है? घनत्व बोले तो डेंसिटी। डेंसिटी यहाँ पर अपन देखते हैं, एक है ठोस, एक है द्रव, एक है गैस। ठोस की जो वस्तु होती हैं उनके जो कण होते हैं बिल्कुल इस तरीके से पास पास होते हैं, इस तरीके से। ये हो गया ठोस। उसके बाद अपन बात करते हैं द्रव। द्रव। उसके बाद अपन बात करते हैं गैस। तो ये क्या हो गया? गैस। तो यहाँ से ये क्या हो गया? ऊपर ठोस, बीच में द्रव और नीचे गैस। तो घनत्व पूछी जाए कि घनत्व सबसे ज़्यादा किसमें होता है? घनत्व बोले तो घनापन। घनत्व बोले तो घनापन। क्या साथियों? घनापन। कोई वस्तु के जो कण हैं वो कितने 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 पास है। घनत्व का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है वो कितने पास पास में है। जैसे कि अपन ने क्या लिया? रुई। रुई होती है वो क्या होती है? उसके जो कण होते हैं वो दूर दूर होती हैं। और अपन ने ले लिया क्या? उसी के रुई से अपन ने क्या बना दिया? अच्छा चपाक है, उसको अच्छी दबा दिया। दबा दिया तो उसके जो कण हैं वो पास पास आ गए, तो उसके कण और पास पास हो गए। तो ये क्या होते हैं कि जो कण होते हैं वो कितने पास पास किसके कितने दूर दूर है, वो क्या कहलाता है? घनत्व। घनत्व कहलाता है। घनत्व सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, फिर होता है द्रव्य में, फिर होता है गैस में। आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हो कि ठोस के जो कण हैं वो बहुत पास पास है, नज़दीक हैं, और द्रव्य है उसके थोड़े दूर दूर हैं, और इसके जो गैस हैं उसके गैस के बहुत दूर दूर हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई ठोस ले लीजिए। ठोस का कोई, मान के चलिए अपने कुछ ले लिया ठोस का, जैसे कि अपने ले लिया लोहे की कोई चादर है। वो चादर को क्या आप दौड़ कर पार कर सकती हो? निकल सकते हो? आप बोले हो कि कैसी बात कर रहे हो, अपन तो उसमें टकराएंगे, वहीं पे गिर जाएंगे धड़ाम। तो अपन ठोस को तो अपन पार ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अणु बहुत पास पास होते हैं। जबकि उसी तरीके से पानी, पानी में अपन जैसे अपन नदी या तालाब कुछ में अपन दौड़ कर देखते हैं, तो उसके जो अणु हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, तो उसमें अपन थोड़ा दौड़ सकते हैं लेकिन स्पीड से नहीं दौड़ सकते हैं, तो उसका घनत्व क्या हुआ? थोड़ा कम होगा। उसी तरीके से अपन जाते हैं जब गैस, गैस अपने वायुमंडल पूरी गैसों से भरी हुई है। तो गैस क्या होती है? उसके अणु दूर दूर होते हैं, तो उसके अणु दूर दूर होते हैं तो उसमें हमको दौड़ना आसान हो जाता है। आप कहेंगे कि हम तो इतनी स्पीड से दौड़ सकते हैं हवा में। तो इस तरीके से ठोस का घनत्व का मतलब ये होता है कि उसके किसी भी पदार्थ के अणु हैं वो कितने पास पास हैं। तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है? ठोस का, द्रव्य का, फिर गैस का। गैस का घनत्व सबसे कम होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं आकर्षण बल। आकर्षण बल, बस इसको अपने समझ लिया तो ये आकर्षण बल भी वही होगा। आकर्षण बल वह होता है कि जिसके कोई भी जो अणु है ना, अणु के जो जितने पास पास होंगे तो वो उतने ही अणु मजबूत से चिपके होंगे, उतने ही मजबूत तरीके से चिपके होंगे। जैसे कि हम अपन जो छोटे थे तो छोटे में क्या थे? माटी है, तो माटी को अपन क्या बनाते थे? छोटे से लड्डू बना लेते थे या कुछ भी वस्तु बना लेते थे। तो क्या करते थे अपन ने? एक मुट्ठी अपन ने क्या लेते, माटी लेते थे, उसको अपन दबा दबा का एक लड्डू बना लेते थे। या आप ऐसे भी देख सकते हो कि अपनी मम्मी घर में जो क्या लड्डू बनाती हैं तो आटा लेते हैं कितना, एक मुट्ठी भर, और उसको अपन की उसको वो दबा दबा कर क्या बनाती है? छोटा सा बना देती हैं। तो उनका जो आकर्षण बल है वो क्या हो गया? अणु पास पास आ गए। अणु पास पास आ गए तो जो यानी कि दूर से, यानी कि मजबूती से पकड़ लिया। मजबूती से पकड़ लिया तो वो क्या हो जाता है? यानी कि कम स्थान में आ जाते हैं वो और फूटते नहीं हैं। तो इस तरीके से आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किसका होता है? ठोस का, फिर द्रव्य का, फिर गैस का। उसी तरीके से होता जो अंतराणविक स्थान। अंतराणविक स्थान बोले तो अणुओं का स्थान। अणुओं का स्थान सबसे ज़्यादा किसमें होता है? अणुओं का स्थान, ये बहुत पास पास में है अणुओं का स्थान, ये थोड़े से दूर दूर हैं, ये तो बहुत दूर दूर ही है। तो सबसे ज़्यादा किसमें हुआ? गैस में, और उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद ठोस में। तो इसको अपन को केवल सोचना है, ये अपन आसानी से कर सकते हैं। तो इनके अपन ने देख लिया आकर्षण बल सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव्य में, फिर गैस में। और इसके बाद अपन बात करते हैं किसका?
अंतराणविक स्थान का, तो अंतराणविक स्थान किसका होता है सबसे ज़्यादा? वो होता है गैस का, फिर होता है द्रव्य का, फिर होता है ठोस का। अपन देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी बोले तो संपीड्यता। संपीड्यता तो अपन ने पहले भी देख लिया है कि जिसको अपन यानी कि दबा कर या कंप्रेस करके या पिचका करके क्या कर सकते हैं, उसको आकार में छोटा कर सकते हैं, तो वो होता है संपीड्यता का गुण। तो सबसे ज़्यादा अपन किसको यानी कि चपा सकते हैं या कंप्रेस कर सकते हैं? गैस को, फिर थोड़ा बहुत द्रव्य को, और गैस को तो ठोस को तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि सबसे ज़्यादा गैस, फिर द्रव्य, फिर ठोस। उसी प्रकार से आता है क्या? यानी कि गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा समझते हैं अपन। गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई के एक के ई काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। mv²। अब यहाँ से ए मान के चलिए सभी वस्तुओं के लिए क्या है? समान है। उनका द्रव्यमान और यानी कि ये कांस्टेंट मान लेते हैं ठोस, द्रव्य, गैस के लिए। अपन क्या देखते हैं? वेग देखते हैं। वेग, सबसे ज़्यादा वेग किन अणुओं के बीच में होता है? जो यानी कि जो पास पास में जैसे कि अपन मान के चलिए कहीं पे भी बाजार में कहीं पे अच्छी भीड़ लग जाती है, तो क्या आप दौड़ कर निकल सकती हो या गाड़ी को अच्छी स्पीड में कर सकती हो? तो नहीं। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कि चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसका तो यानी कि गतिज कम हो जाएगी। अब उसके बाद आती है थोड़ी सी, यानी कि जहाँ इलाका जहाँ पे जनसंख्या तो है लेकिन थोड़ी कम है, तो वहाँ से अपन दौड़कर या मोटरसाइकिल से आसानी से कर सकते हैं। तो उसके जो वेग हो जाता है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी गतिविधि थोड़ी सी ज़्यादा और हो जाती है। इसकी कम, फिर इसकी थोड़ी सी और ज़्यादा। फिर आता है जहाँ पे बिल्कुल सुनसान जगह है, पूरा रोड पे केवल अपन अकेले ही चल रहे हैं, अकेले ही चल रहे हैं, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसकी जो वेग है ना, तो वेग सबसे ज़्यादा हो जाता है। वेग सबसे ज़्यादा हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा हो जाती है किसकी? गैस की। तो गतिज ऊर्जा गैस की, फिर द्रव की, फिर ठोस की। सबसे ज़्यादा किसकी? गैस की। तो ये भी अपन ने समझ लिया। अपन बात देख सकते हैं डिफ्यूजन बोले तो विसरण। विसरण का सीधा सिंपल फंडा ये है कि अपन ने, जब अपन देखते हैं कि जब अपन ने आस पड़ोस में कुछ बनता है, सब्जी या मुर्गा कुछ भी बनता है, या अपनी मम्मी कुछ बना रही होती है, तो अपन को खुशबू आ जाती है। खुशबू आ जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ? विसरण। तो विसरण सबसे ज़्यादा किसमें? गैस में, फिर तो द्रव्य में, फिर ठोस में। ठोस, द्रव्य, ठोस में सबसे कम, द्रव्य में उससे ज़्यादा, गैस में उससे और ज़्यादा। तो इस तरीके से अपन ने देख लिया कि विसरण का गुण। अपन ने कहीं पे जो इत्र या परफ्यूम होता है उसको अपन ने कहीं पे लगा दिया, तो अपन को दूर से ही बास आ जाती है, खुशबू आ जाती है, खुशबू की इसने इत्र लगाया है। तो गैस का जो विसरण का गुण है फैलने का, सीधी कहिए फैलना, जो जितना फैल सकता है। तो सबसे ज़्यादा कौन फैल सकती है? सबसे ज़्यादा फैल सकती है गैस। उसके बाद अपन ने द्रव्य। जब अपन यानी कि मान के चलिए एक अपन ने क्या लिया, एक बर्तन में अपन ने ली गैस, एक में ली द्रव्य, एक में ली ठोस। जब अपन उसको यानी कि लुढ़काएंगे, बगराएंगे, तो क्या होगा? गैस, गैस को जैसे छोड़ेंगे वो पूरी वायुमंडल में मिल जाएगी। तो विसरण यानी कि फैलने का गुण सबसे ज़्यादा किस में है? द्रव्य में। विसरण का मतलब होता है फैलने का गुण। उसके बाद अपन द्रव्य, द्रव्य को अपन डालते हैं, जैसे कि अपन ने लिए एक जो कटोरी है या 1 लीटर का बर्तन है, उसमें अपन ने पानी लिया तो 1 लीटर आएगा, तो वो स्थान कितना घेरा? थोड़ा। जैसे अपन उसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा? थोड़ी दूर फैल जाएगा। तो इसमें विसरण का गुण थोड़ा सा ज़्यादा है ठोस की तुलना में। लेकिन ठोस है, ठोस जैसे कि मान के चलिए अपन ने 1 किलो का बांट लिया, या 1 किलो का अपन ने क्या लिया? बांट नहीं लिया, उसमें अपन ने लोहे का चूड़ लिया, लोहा का चूड़। तो लोहा का चूड़ा लिया, 1 किलो हो गया, और उसको अपन ने बर्तन में रखा, तो उसको अपन ने बगरा दिया, बगरा दिया या लुढ़का दिया, तो क्या हुआ? उसके जो यानी कि जी 1 किलो के जो लोहे के जो कण हैं वो थोड़ी दूर तक ही फैलेंगे, ज़्यादा दूर तक नहीं फैलेंगे। तो सबसे ज़्यादा फैलने का गुण किसमें? गैस का, फिर द्रव्य में, फिर ठोस में। अब अपन बात करते हैं ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार भी किसमें? गैस में, फिर द्रव्य में, फिर ठोस में। ऊष्मीय प्रसार बोले तो ये भी क्या होता है? प्रसार का मतलब भी होता है फैलना। ये तो क्या होता है? फैलाना। विसरण का मतलब होता है इस तरीके से, इसमें कुछ ऊष्मा देने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही फैल जाती है। जैसे अपन ने छोड़ा, ये ऑटोमेटिकली फैल जाती है। तो विसरण का गुण होगा, डिफ्यूजन का मतलब ये होता है। ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय प्रसार का मतलब होता है कि अपन उसको ऊष्मा दे रहे हैं, बोले तो आग से उसको गर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन में रखा है गैस, एक में रखा है द्रव, एक में रखा है ठोस। तो अपन किस में इसको अपन क्या करेंगे? किसी भी
जो यंत्र है उससे अपन ने उसको ऊष्मा दी, आग दी, बोले तो आग, हीट, हीट दी, हीट दी तो गैस होगा। गैस के अणु जैसे ही थोड़े बहुत गर्म होंगे वो तो जन्नी जन्नी उड़ जाएंगे, फास्ट से उड़ जाएंगे। जबकि द्रव्य है, द्रव्य थोड़ी देर बाद गर्म होगा और गर्म होगा और गर्म होगा, जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा तो वो उड़ना स्टार्ट होगा, तब वो फैलेगा। और ठोस है, ठोस को तो आप इतना गर्म करो, इतना गर्म करो, इतना गर्म करो कि वो बहुत ही वो प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है, तब वो फैलने का गुण आता है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा उसमें प्रसार किस में होता है, गैस में। तो आपको सिंपल, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ये आप आकर्षण बल, अंतराल विभव, संपीड़ितता, गतिज ऊर्जा, प्रेषण, उसमें प्रसार, ये सभी अपन आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ने देख लिया है। एक बार देखते हैं, पदार्थ अपन ने दो भागों में बांटा था, कौन कौन से, भौतिक और रासायनिक रूप से। भौतिक रूप से बांटा था, उनको 5 अवस्थाएं देखी थी अपन ने, कौन कौन सी, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बोसन, स्टीम, कंडेंसेट। और एक देखा था अपन ने रासायनिक, रासायनिक में अपन ने देखा था कौन कौन सी, एक तो शुद्ध पदार्थ, एक था शुद्ध, बोली तो मिश्रण। और एक शुद्ध पदार्थ में कौन कौन सा होता है, तत्व होता है, यौगिक होता है। तत्व वे होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, यौगिक भी होता है जो स्वतंत्र, जो यौगिक तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं वो तत्वों की सहायता से मिलाए जाते हैं और उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। तत्व फिर से 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से धातु, विद्युत धारा का प्रभाव हो जाता है धातु, जिनमें से नहीं होता धातु, जो जिनमें से तनी तनी कंडक्टर बोले चाला जाता है, विद्युत धारा जाती है तो वो जाती है उपधातु। यौगिक होता है, यौगिक भी 2 प्रकार से होते हैं, यौगिक 2 प्रकार से होते हैं, कार्बनिक भी हो सकते हैं, अकार्बनिक भी हो सकते हैं। कार्बनिक बोले तो जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, अकार्बनिक बोले तो जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है। तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा कार्बनिक ही वो पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं मिश्रण। मिश्रण भी 2 प्रकार का सा होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिनके अणुओं को अपन अण की पहचान नहीं सकते, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है समांगी मिश्रण। एक होता है विषमांगी मिश्रण, जिनको अपन आसानी से इनके देख कर बता सकते हैं कि इसमें ए मिला है, इसमें ए मिला है, तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि विषमांगी मिश्रण है। इसके विषमांगी मिश्रण के जो एग्जाम्पल है वो है निलंबन और कोलॉइड। तो इस तरीके से अपन ने इस क्लास को यहाँ तक कंप्लीट किया है, ऐसे आगे क्लास कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों आप अपने जितने भी जो साथी हैं उनको शेयर करें और अपनी जो पढ़ाई है उनको अच्छी बेहतर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू।